नमस्कार साथियों, मैं संजय नाथ व्याख्याता इतिहास आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मध्य पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। मध्य पाषाण काल जिसे मेसोलिथिक एज या माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है और भारत में मध्य पाषाण काल की खोज का श्रेय C.L. कार्लाइल को जाता है। 1867 में इन्होंने मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में मोरहन्ना पठार है विंध्य क्षेत्र में, वहाँ से मध्य पाषाणकालीन उपकरण की खोज की थी C.L. कार्लाइल। और इस काल की विशेषता है कि इस काल के जो उपकरण है वो लघु है, सूक्ष्म है, अंग्रेजी में जिसे माइक्रो कहते हैं। तो इस काल के जो उपकरण है उन्हें माइक्रोलिथ उपकरण भी कहते हैं और इस काल को माइक्रोलिथ एज भी कहा जाता है। और इस काल के उपकरण सूक्ष्म लघु कैसे है साथियों, तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा पूरा पाषाण काल, और उस समय धरती पर हिमयुग था, प्लीस्टोसीन काल था, और प्लीस्टोसीन काल या हिमयुग की अब समाप्ति हो चुकी है। अब जो काल है, जो युग है, वो होलोसीन युग है। प्लीस्टोसीन समाप्त हो गया, हिमयुग भी समाप्त हो गया, बर्फ़ पिघली है, जलवायु थोड़ी गर्म हुई है और जल स्तर में भी वृद्धि हुई है। जल ही जीवन में पता ही है आपको, तो नए जीव जंतु वनस्पतियों का धरती पर आगमन हुआ और सूक्ष्म जीव जो थे वो पहले की तुलना में अधिक, बड़े जीवों की तुलना में अधिक फुर्तीले होते हैं, अधिक गतिमान होते हैं। और मनुष्य का जीवन अभी भी आखेटक है, खाद्य संग्राहक है, अभी खाद्य उत्पादक नहीं हुआ है, अभी भी उसका जीवन यापन शिकार और संग्रहण पर ही चल रहा है। तो अब छोटे जीवों के शिकार के लिए उसने जलवायु के अनुरूप अपने आप को डाल लिया और अपने उपकरणों में भी परिवर्तन किया। अब जो उपकरण बना रहा है वो सूक्ष्म है लेकिन घातक है, फेंक कर मारे जाने वाले उपकरण भी है। 1 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक के उपकरण है। और ये उपकरण जो है वो क्वार्टजाइट है, चर्ट है, जेस्पर है, चेल्सडेनी है, फिलेंट है, अगेट नामक पत्थरों से बनाए जा रहे हैं। इस काल के जो उपकरण है वो ज्यामितीय आकार के हैं, जैसे अर्धचंद्राकार है, त्रिभुजाकार है, समानांतर चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज, इस प्रकार के जो औजार है। उसके अलावा ब्यूरिन पॉइंट और स्क्रैपर भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन पहले की तुलना में इनका आकार सूक्ष्म है लेकिन तेज है। इस काल की विशेषता है प्रक्षेपास्त्र तकनीक है, जैसे कि तीर कमान, लकड़ी की डोंगी, बड़े पैमाने पर मानव अस्थि पंजर और अंतिम संस्कार की विधि का प्रचलन भी इस काल में माना जाता है। तो ये इस काल की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। ये जो नीचे कुछ स्थल लिखे हुए हैं, बागोर भीलवाड़ा, लगनाज उत्तर गुजरात, आदमगढ़ भीमबेटका मध्य प्रदेश, सराय नहर राय महदहा दमदमा प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश, एक स्थल लेखैया है। ये सारे स्थल जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किए हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि और भी स्थल है, अगर उनका आप नाम याद रख लोगे तब भी काम चल जाएगा भी कौन सा स्थल किस राज्य में है और किस काल का है। लेकिन ये इन स्थलों की कुछ विशेषता है जिन्हें हमें याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो जैसा कि इस काल के कुछ सूक्ष्म पाषाण उपकरण आप देख रहे हो, हम बात करें इस काल के प्रमुख स्थलों की, तो आप कुछ स्थलों के आगे ऑरेंज डॉट देख रहे हो। ऑरेंज डॉट जहाँ जहाँ है वहाँ बड़े पैमाने पर अस्थियाँ मिली है, पशुओं की हड्डियाँ मिली है, और बड़े पैमाने पर यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पशुओं को पालतू बनाया गया था और मनुष्य द्वारा पहला जो बनाया गया पालतू पशु है वो कुत्ता था। जैसा आप देख रहे हो, हम राजस्थान से शुरुआत करते हैं। ऑरेंज डॉट जहाँ भी है यहाँ पर बड़े पैमाने पर पशुओं की हड्डियाँ मिली। बागोर से बात करते हैं। बागोर साथियों भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे है। V.N. मिश्र ने इसकी खोज की थी और बड़े पैमाने पर यहाँ से पशुओं की हड्डियाँ मिली है। बागोर 3 कालखंडों से संबंधित है। मध्य पाषाण काल से तो है ही, ताम्र पाषाण काल, उसके अलावा लोहे काल के भी अवशेष यहाँ से
मिलते हैं, यानी 3 सांस्कृतिक चरण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। बागोर से बड़े पैमाने पर लघु पाषाण उपकरण भी देखने को मिलते हैं, यानी बड़ी संख्या में हड्डियाँ। कुछ पुरातत्ववेताओं ने तो ये माना है कि यहाँ पर शायद बूचड़ खाना होगा। ऐसा लगता है कि सामूहिक रूप से पशुओं की हत्या की गई है, उन्हें मारा गया है, तो बूचड़ खाना भी अपने कह सकते हैं। एक नर कंकाल भी मिला है, एक मानव कंकाल भी मिला है, जिसके गले के अंदर हड्डियों की गुरियों की माला है। तो मानव कंकाल के गले में हड्डियों की माला है। साथियों, बागोर और एक मध्य प्रदेश में आदमगढ़, ऑरेंज डॉट जहाँ भी लगा है वहाँ सब जगह बड़े पैमाने पर पशुओं की हड्डियाँ मिली है। हम कह सकते हैं कि पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत है वो मध्य पाषाण काल में हो चुकी थी। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न पूछे, हालांकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, प्राचीनतम विश्व में प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो बागोर और आदमगढ़ है। ऐसी बात नहीं है कि अन्य स्थलों से, जो तिलवाड़ा है, चौपानी मांडो है, वहाँ से भी पालतू पशुओं के अवशेष मिलते हैं। लेकिन प्राचीनतम की बात करें तो पहले नंबर पर बागोर आएगा, दूसरे नंबर पर आदमगढ़। अब हम बात करें तिलवाड़ा, यहाँ से भी वीएन मिश्र, लूनी नदी के किनारे है बाड़मेर। वीएन मिश्र ने बड़े पैमाने पर पाषाण उपकरण और पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त की है। 4 स्थल गुजरात में साथियों, एक कन्नेवाल, लगनाज, लोटेश्वर, रतनपुर, यहाँ से भी पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त होती है। अब हम बात करें साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर 3 स्थल है। एक स्थल है सराय नहर राय, एक है महादहा, एक है दमदमा। तीनों की हम बात करें तो देखो, सबसे पहले सराय नहर और महादहा को लेते हैं। ये जो 2 स्थल है, इन 2 स्थलों की विशेषता ये है कि सर्वप्रथम मानव समाधान, अंतिम संस्कार, गर्त, स्तंभ गर्त चूल्हों के अवशेष जो मिले हैं वो सराय नहर और महादहा से सर्वप्रथम मिलते हैं। सराय नहर से तो एक तीर तरकश के अवशेष भी यहाँ से पाए गए, जैसे कि तीर कमान इस काल की विशेषता है। हमें सेलकृत गुफाओं में भी, चित्रित गुफाओं में भी तीर कमान के चित्र मिलेंगे, लेकिन यहाँ से एक तीर कमान भी प्राप्त होता है। तो साथियों, समाधान, अंतिम संस्कार, गर्त, स्तंभ गर्त चूल्हों के अवशेष सर्वप्रथम हमें सराय नहर से मिलते हैं। सराय नहर से 8 गर्त चूल्हे मिले हैं, महादहा से 35 गर्त चूल्हे मिले हैं, और ये जो तीनों स्थल है वहाँ से हमें कब्रें मिली है, अस्थियाँ मिली है। तो सराय नहर राय पशु अस्थियों के अलावा, पशुओं की हड्डियों के अलावा यहाँ से बहुत सारी कब्रें मिली है। तो सराय नहर से 14 कब्र मिली है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। महादहा से 48 कब्रगाह मिले हैं, और दमदमा से सर्वाधिक 41 कब्रगाह मिले हैं। और इन कब्रों में कुछ लोगों को, जैसे 2 लोगों को एक साथ भी दफनाया गया, और दमदमा से तो एक कब्र में 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया। और कब्रों में कुछ पाषाण उपकरण भी है। ऐसा लगता है कि इन लोगों का पारलौकिक जीवन में भी विश्वास था। पशुओं की हड्डियों के साथ साथ यहाँ से बड़े पैमाने पर समाधान भी मिले हैं। साथियों, एक स्थल है उत्तर प्रदेश में लेखैया। नेट एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया है कि कहाँ से सर्वाधिक नर कंकाल मिले। नर कंकाल मतलब देखो, हड्डियाँ तो जैसे कुछ पूरे शरीर की कोई भी हड्डी हो सकती है, कंकाल का मतलब पूरा शरीर का ढांचा। तो पूरे शरीर के ढांचे को हम कंकाल कह सकते हैं। 17 नर कंकाल है वो सर्वाधिक मिले, वो लेखैया से मिले, उत्तर प्रदेश में लेखैया। इसी प्रकार हम बात करें चौपानी मांडो, उत्तर प्रदेश में है साथियों। चौपानी मांडो में अस्थि और सींग के उपकरण मिले हैं, हड्डियों और सींग के उपकरण भी मिले हैं, औजार मिले हैं। चौपानी मांडो से जंगली चावल के अवशेष भी मिलते हैं, जंगली चावल की किस्म भी मिलती है साथियों। जैसा कि पशुओं को बड़े पैमाने पर पालतू बनाना,
कृषि, इन सब चीज़ों का स्थायित्व हमें नवपाषाण काल में देखने को मिलता है, क्योंकि अब पशुओं को आर्थिक दृष्टि से भी, उपयोग की दृष्टि से भी पाला जाने लगा है। दूध है, मांस है या ऊन है, इस प्रकार। लेकिन मध्य पाषाण काल में भी कुछ चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर है, आदमगढ़ है, या अन्य भी जितने स्थल मैंने बताए। लेकिन इन्हें स्थायित्व नवपाषाण काल में मिलते हैं। इसलिए मध्य पाषाण काल एक संक्रमण का काल है, जो पूरा पाषाण और नवपाषाण के बीच में है। यानी नवपाषाण की कुछ विशेषताएं मध्य पाषाण काल में हमें दृष्टिगोचर होती है, लेकिन इन्हें स्थायित्व नवपाषाण में मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, जंगली चावल चौपानी मांडू से। पेसरा एक स्थल है, पेसरा। पेसरा बिहार के अंदर है, इनका नाम ही याद रख लेना, आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बीरभानपुर पश्चिमी बंगाल में है। इसी प्रकार एक स्थल है कुचाई, सुंदरगढ़ उड़ीसा के अंदर है। नागार्जुनीकोंडा, गिद्धलूर, रेनीगुट्टा, ये स्थल आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु के अंदर टेरी है, रूसी कोंडा है, कर्नाटक में जलहल्ली है, किबलहल्ली है, सगनकल्लू है। ये तीनों स्थल कर्नाटक के अंदर है। सबसे महत्वपूर्ण स्थल है परीक्षा की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो स्थल है भीमबेटका। विश्व प्रसिद्ध स्थल है ये भीमबेटका। तो साथियों, भीमबेटका आपको सबको पता है कि यहाँ से गुफा चित्रों के साक्ष्य मिलती हैं। और ये जो गुफा चित्र है, ये पूरा पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के माने जाते हैं। लेकिन विशुद्ध रूप से सबसे ज़्यादा अगर जो चित्र है वो मध्य पाषाण काल के माने जाते हैं। अगर विशुद्ध रूप से बात करें, अगर प्रश्न आ जाए, अगर एक ऑप्शन हमें देना हो कि पाषाण जो भीमबेटका के जो गुहा चित्र है वो किस काल के हैं, तो हमारा उत्तर मध्य पाषाण काल होगा। और भीमबेटका वैसे नवपाषाणकालीन संस्कृतियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। साथियों, भीमबेटका की खोज, इन चित्रों की जो खोज है वो भी बड़ी रोचक है। सबसे पहले हम गुहा चित्रों की भारत में प्राप्ति की बात करें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एक जगह है कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी से 1867 में C.L. कार्लाइल ने सोहागी घाट, एक जगह है सोहागी घाट, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। सोहागी घाट कैमूर पहाड़ियों में C.L. कार्लाइल द्वारा पहला सेल चित्र खोजा गया था। सेल चित्र मतलब चट्टानों में निर्मित चित्र, गुफाओं में। और भारत में बहुत सारे स्थलों से सेल चित्रों की प्राप्ति हो चुकी है। भीमबेटका है, आदमगढ़ में भी है, सुंदरगढ़ उड़ीसा में भी है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका के अलावा जम्बू द्वीप है, जोराथी द्वीप है। ये तो कक्षा 12 की किताब में भी लिखा हुआ, जम्बू द्वीप, जोराथी द्वीप, यहाँ से भी सेल चित्र मिलते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भीमबेटका, जैसा कि इसकी खोज भी बड़ी रोचक है। पुरातत्वविद V.S. वाकणकर ने इसकी खोज की थी। V.S. वाकणकर। तो V.S. वाकणकर क्या है कि भोपाल से इटारसी, एक रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश में, भोपाल और इटारसी के बीच में रेल की यात्रा कर रहे थे। तो तभी उन्होंने खिड़की से झांका कि कुछ चट्टानें हैं, वहाँ पर कुछ चित्र उकेरे हुए हैं। तो कहते हैं कि हीरे की परख तो जौहरी कर सकता है। तो अगले स्टेशन पर ही वाकणकर साहब उतर गए और भीमबेटका चले गए। साथियों, भीमबेटका के चित्र खुले में हैं, यानी आसानी से देखा जा सकता है। और यूरोप में भी बहुत सारे सेल चित्र मिले जो अधिक सुरक्षित है। उनका कारण यह है कि वो अंदर गहराई में बने हुए हैं और ये बाहर है, आसानी से इनको देखा जा सकते हैं। तो साथियों, यहाँ से भीमबेटका में 642 गुफा मिली है। 642 गुफा, हालांकि कहीं 700 भी दी हुई है, लेकिन मैं जो इतिहासकार उपिंदर सिंह हैं उनकी किताब का फैक्ट दे रहा हूँ, 642। तो 642 गुफा यहाँ से मिली है, जहाँ से 400 चित्र मिले हैं।
642 गुफा है जहाँ से हमें 400 चित्र देखने को मिलते हैं भीमबेटका से। और इन भीमबेटका के जो चित्र है साथियों, इसमें 29 पशु पक्षियों की 29 प्रजातियों के चित्र है। कितने? 29। जैसे नीलगाय है, केकड़ा है, बिच्छू है, गिरगिट है, तेंदुआ है, हाथी, गेंडा, बारहसिंगा, हिरण, चीता, इस प्रकार के 29 है। आपके ये नाम नहीं पूछेगा, 29 चित्र है। और उसमें मानव चित्र भी है, जैसे मनुष्य का चित्र है, पुरुष और स्त्री दोनों के चित्र हैं। उन्हें शिकार करते हुए भी दिखाया गया है। और उनके चित्र इस प्रकार बने हुए हैं जैसे अपने तिल्ली, माचिस की तिल्ली होती है ना, जैसे इस प्रकार, जैसे ये माचिस की तिल्ली नुमा उनकी आकृति है, जैसे इस प्रकार हमने ये चित्र है, इस प्रकार उनकी ये टांगे हैं, है ना, इस प्रकार उनके चित्र बने हुए हैं। और इनको जैसे धनुष बाण पकड़े हुए दिखाया गया है ना, इस प्रकार। और एक चित्र में तो पीछे से जोड़ा है एक व्यक्ति के पीछे, जिसके अंदर बहुत सारे जानवरों को उसने भर रखा है ना। और एक चित्र में मनुष्य को और स्त्री पुरुष के दोनों चित्र ऐसे लग रहा है। मनुष्य तो नग्न अवस्था में, स्त्री ने कुछ अपने नीचे कुछ पत्ते वगैरह लपेट रखे हैं। उसके अलावा साथियों यहाँ से एक्सरे के भी प्रमाण मिलते हैं। एक्सरे मतलब ऐसा पशु है, एक ज़्यादातर मादा पशुओं की बात करें तो उनका जो पेट है उनसे स्पष्ट अंदर का ढांचा दिखाई दे रहा है। जैसे अंदर गर्भगृह के अंदर उसके जो अंदर पशु है, जो जीव है, बच्चा है, वो भी यहाँ देखने को मिलता है। एक्सरे का चित्र भी यहाँ से मिलता है, खासकर मादा पशुओं के। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी एक्सरे की तकनीक की कल्पना भी उन्होंने कर ली थी। यहाँ से एक वराह का चित्र सबसे प्रसिद्ध है। अगर पूछ ले कि भीमबेटका में सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तो वराह यानी सूअर का चित्र है। सूअर का जो चित्र है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें शरीर तो लगभग सूअर का है, जो शरीर है वो सूअर का है, लेकिन जो नाक है वो गेंडे का है, और होठ जो है वो हाथी का है, और सींग है जो भैंसे का है। यानी सूअर जो है उसके नाक तो लगा दिया गेंडे का, और सींग लगा दिए भैंसे के, और उसके होठ लगा दिए हाथी के। तो इस प्रकार का एक सूअर का वराह का चित्र भीमबेटका का एक प्रसिद्ध चित्र है। अब साथियों सबसे इम्पोर्टेंट महत्व की बात है कि यहाँ से जो चित्र है उनमें किन किन रंगों का इस्तेमाल हुआ है, तो कहते हैं 16 प्रकार के रंगों का इस्तेमाल हुआ है। 16 प्रकार की पूछा जा सकता है। 29 पशुओं की प्रजातियां हैं, 16 प्रकार के रंग हैं, और सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है सर्वाधिक वो सफ़ेद और लाल रंग है। सफ़ेद और लाल रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है, सफ़ेद और लाल रंग। ये फैक्ट साथियों महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो भीमबेटका की खोज वीएस वाकर्ण ने की थी, और इसकी भी एक रोचक कहानी मैंने बताई। 29 प्रजाति, 16 प्रकार के रंग, सफ़ेद और लाल सर्वाधिक रंग है, और ये रंग सभी रंग प्राकृतिक रंग है, कोई भी रासायनिक रंगों का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ, और आज भी सुरक्षित माने जाते हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और स्त्री और पुरुष दोनों के चित्र हैं, और यहाँ पर इन चित्रों में श्रम विभाजन भी देखने को मिलता है। जहाँ मनुष्यों को ज़्यादातर चित्रों में शिकार करते हुए दिखाया गया है, और महिलाओं को एक प्रकार समूह के अंदर भोजन करते हुए दिखाया गया है। और मनुष्य जो शिकार के दौरान अपने साथ में कुत्ता भी रखते थे, ये भी ध्यान रखना, कुत्ते का भी चित्र है। और ख़ास बात है, यानी कुत्ता मनुष्य का बड़ा ही नज़दीकी पालतू पशु बन चुका था, और सबसे पहले यही था। लेकिन बड़ी बात है कि यहाँ शिकार करते हुए मनुष्य को दिखाया गया, लेकिन जो शिकार हो रहा है जानवर, उसका चित्र नहीं है। यानी शिकारी का तो चित्र है, लेकिन जिसका शिकार किया जा रहा है उस पशु का, उस जानवर का चित्र नहीं मिलता।
तो साथियों, ये भीमबेटका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल हमने कंप्लीट कर लिए। आज के लिए इतना ही साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको अधिक से अधिक अपने साथियों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।